हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फास्फोरस के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैल्शियम के बारे में। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने उसको वन लाइनर के रूप में आप लोगों के जो है वो दिया है, जिससे कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे कैल्शियम के पॉइंट से, वो सब मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फास्फोरस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग कैल्शियम पढ़ते हैं तो साथ साथ फास्फोरस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नुकसान या जो भी फायदे कैल्शियम के होते हैं, सेम वही फास्फोरस से भी होते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट है जो कि फास्फोरस जो है वह कैल्शियम से थोड़ा अलग है, उन सबको मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना ग्राम फास्फोरस मिलता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 400 से 500 ग्राम फास्फोरस जो है वह मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, फास्फोरस खनिज लवण किस रूप में मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन किस रूप में मिलता है। फास्फोरस हमारे शरीर में फास्फेट के रूप में मिलता है। ध्यान दीजिए, फास्फोरस हमारे शरीर में जो है वह फास्फेट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस शरीर के किस भाग का महत्वपूर्ण घटक है। तो ध्यान दीजिए, फास्फोरस जो है वह डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक कौन सा खनिज लवण है। तो फास्फोरस खनिज लवण जो है वह डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है हमारा, कितना प्रतिशत फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांत के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, आप लोगों ने जाना होगा कि 99% कैल्शियम जो है वह हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, और जबकि फास्फोरस कितना पाया जाता है, तो 85%। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम 99%, जबकि फास्फोरस 85% जो है वह हमारे शरीर का 85% फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जबकि कैल्शियम करता है 99%, ध्यान रखिएगा, और फास्फोरस 85%। आगे देखते हैं, फास्फोरस किस रूप में कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है। तो फास्फोरस अकार्बनिक रूप में, ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक रूप में जो है वह कैल्शियम के साथ मिलकर जो है काम करता है। शेष 15% फिर किस रूप में काम करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 85% जो है वह अकार्बनिक रूप में फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी और दांतों का निर्माण करता है, जबकि जो शेष 15% बचता है वह किस रूप में काम करता है, तो वह कार्बनिक यौगिक के रूप में काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 85% अकार्बनिक रूप में काम करता है, जबकि 15% कार्बनिक रूप में यह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, फास्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। बात सत्य है या फिर असत्य? यह बात बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, फास्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर के द्रवों को क्या होने से बचाता है। फास्फोरस जो है वह शरीर के द्रवों को अम्लीय होने से बचाता है। ठीक है, शरीर के द्रवों को अम्लीय होने से कौन बचाता है, तो फास्फोरस बचाता है। रक्त में अम्ल तथा अम्ल क्षार का संतुलन कौन बनाता है, कौन सा खनिज लवण बनाता है, तो रक्त में अम्ल क्षार का संतुलन फास्फोरस बनाता है। प्रौढ़ के रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा बताइए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रौढ़ के रक्त सीरम में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है, तो 2.5 से लेकर 4 mg पर ml जो है वह ब्लड में क्या होता है, रक्त के सीरम में फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, बच्चों के सीरम में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है। तो बच्चों के सीरम में देखिए 4.5 मिलीग्राम से मिलीग्राम 100 ml में, 100 ml में कितना पाया जाता है, 4.5 मिलीग्राम, जबकि वयस्कों में कितना पाया जाता है, तो 100 ml ब्लड में 2.5 से लेकर 4 मिलीग्राम तक जो है वह फास्फोरस की मात्रा सीरम में, रक्त के सीरम में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट या फिर एटीपी किसकी उपस्थिति में बनता है, तो एटीपी बनता है फास्फोरस की उपस्थिति में। नेक्स्ट हमारा, एटीपी की आवश्यकता किस लिए पड़ती है। अभी ये एटीपी क्या है और इसका काम क्या है, तो देखिए, कोशिकाओं में कार्बोज के अपचय तथा
अपचय के बाद ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जो है वो एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। और यह एटीपी किसकी उपस्थिति में बनता है? तो फास्फोरस खनिज लवण की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, जिसका कि काम क्या है? अपचय, कार्बोज के अपचय तथा ऊष्मा उत्पन्न करना। ठीक है, बात तो यहाँ तक समझ में आई। आगे देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है? तो 1 मिलीग्राम की। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 1 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की कमी किसकी कमी की अवस्था में संभव है? फास्फोरस की कमी कब संभव होती है? तो जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तभी क्या होती है? फास्फोरस की भी कमी हो जाती है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम है लेकिन फास्फोरस कम हो गया, नहीं, जब कैल्शियम की कमी होगी तभी फास्फोरस की भी कमी होगी। आगे देखते हैं। फास्फोरस का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में फास्फोरस का अवशोषण होता है। आगे देख लेते हैं। संपूर्ण फास्फोरस का कितना प्रतिशत अस्थियों एवं दांतों में संचित रहता है? तो हमारे बॉडी में जितना भी फास्फोरस हम लेते हैं उसका कितना प्रतिशत अस्थियों एवं दांतों में संचित रहता है? तो 80%। ध्यान दीजिएगा, 80% अस्थियों एवं दांतों में संचित रहता है, जबकि हमारी बॉडी में जितना भी फास्फोरस है उसका 85% जो है वह कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है और 80% तक संचित हमारे बॉडी में फास्फोरस रहता है। किसके साथ? कैल्शियम के साथ। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फास्फोरस से। 20% फास्फोरस कहाँ संचित होता है? तो बाकी 20%। अभी तो यहाँ पर 80% था, बाकी 20% कहाँ संचित होता है? तो कोमल ऊतकों और द्रवों में। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम 99% तक हड्डियों एवं दांतों में संचित रहता है। बाकी 1% कहाँ कैल्शियम संचित होता है? तो रक्त की तरल ऊतकों में। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। तो फास्फोरस से जितने भी पॉइंट बनना मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सल्फर के बारे में। ठीक है, जानेंगे सल्फर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सल्फर खनिज लवण प्रोटीन का मुख्य घटक है। ठीक है, कौन सा खनिज लवण प्रोटीन का मुख्य घटक है? तो सल्फर प्रोटीन का मुख्य घटक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 175 ग्राम जो है वह सल्फर रहता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, थायमिन, विटामिन बी, बायोटिन विटामिन का सल्फर एक घटक है। त्वचा, बाल, नाखून तथा ऊतकों में सल्फर काफ़ी मात्रा में मिलता है। ध्यान दीजिए, सल्फर काफ़ी मात्रा में कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में मिलता है? तो त्वचा, बाल, नाखून और ऊतकों में सल्फर जो है वह काफ़ी मात्रा में मिलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सल्फर के कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य है कार्टिलेज, हड्डी, त्वचा, हृदय के वॉल्व में एक घटक के कॉन्ड्राओटिन सल्फेट जो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है उसे बनाता है। कौन बनाता है? तो सल्फर बनाता है। एंजाइम में सल्फिड्रिल समूह के रूप में भी यह कार्य करता है। ठीक है, सल्फोलिपिड्स के रूप में यकृत, वृक्क, लार ग्रंथि के ऊतकों में तथा मस्तिष्क के सफ़ेद भाग में रहकर यह काम करता है। इंसुलिन, हिपेरिन, वायल रस में पाया जाना एवं सल्फर युक्त यौगिक जो कि ऑक्सीडेशन रिड्यूशन प्रक्रियाएं आवश्यक है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है। मनुष्य में प्रायः सल्फर की कमी नहीं देखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी कमी ज़्यादा बॉडी में होती नहीं है। जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें हमें सल्फर आराम से, हमारे जो है सफिशिएंट सल्फर हम लोग ले लेते हैं अपने दैनिक भोजन में। ठीक है, आहार जिसमें अमीनो अम्ल, मिथियोनाइल, सिस्टीन पर्याप्त मात्रा में रहता है, शरीर में सल्फर की पूर्ति जो है वह आराम से हो जाती है। प्राप्ति के साधन देखिए, समस्त प्राणिज भोज्य पदार्थों में सल्फर जो है वह मिलता है। समस्त प्राणिज भोज्य पदार्थों में सल्फर जो है वह आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोडियम। ठीक है, सारे खनिज लवण को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट खनिज लवण ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोडियम देखिए, शरीर में इसकी निर्धारित मात्रा अपरिहार्य है। क्लोरीन के साथ, ये देखिए, क्लोरीन के साथ संयुक्त होकर यह सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है? तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड भोज्य पदार्थों के व्यंजन में स्वाद बढ़ाता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में कुल सोडियम की कितनी मात्रा होती है? तो 92 ग्राम, 92 ग्राम सोडियम जो है वह रहता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं सोडियम के कार्य। कोशिका के बाहर द्रव का प्रमुख घटक सोडियम है। ठीक है, जिससे परासरण, दाब एवं जल संतुलन बना रहता है। तो जल संतुलन किससे बना रहता है? तो सोडियम के कारण जल संतुलन बना रहता है। लगभग 90% सोडियम कोशिका के बाहर के द्रवों में पाया जाता है।
कोशिका के बाहरी पार्ट में जो द्रव होता है वह किसका 90% सोडियम का ही होता है। ठीक है, लगभग 90% सोडियम कोशिका के बाहर के द्रव में पाया जाता है। आगे देखते हैं, आमाशय से आंतों तक के पाचक रसों में क्षारीय गुणधर्म सोडियम प्रदान करता है। मांसपेशियों के संकुचन एवं नाड़ी कोशिकाओं की उत्तेजना को सामान्य स्तर तक बनाए रखना सोडियम का कार्य है। कोशिका की घातवर्धता को नियमित करता है। कोशिका के अंदर एवं बाहर के द्रव में अन्य खनिज लवणों को भी बनाए रखता है। कौन? तो सोडियम का। देखिए, सोडियम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं, सोडियम का अभिशोषण, उपापचय और उत्सर्जन। तो देखिए, छोटी आंत के आरंभिक भाग जेनुनम में, ये इंपॉर्टेंट है कि जेनुनम में किसका अभिशोषण होता है? तो जेनुनम में सोडियम का अभिशोषण होता है। एक सामान्य व्यक्ति के औसत आहार से, ध्यान दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति के औसत आहार से प्रतिदिन 3 से 5 ग्राम सोडियम मूत्र में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, तो मूत्र में सोडियम की कितनी मात्रा होती है? तो 3 से 5 ग्राम सोडियम की मात्रा होती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए सोडियम की कमी के प्रभाव। तो खिलाड़ियों तथा अत्यधिक कार्य करने वाले मजदूर समुदाय में सोडियम की जो है वह कमी रहती है। क्यों? क्योंकि सोडियम पसीने के द्वारा जो है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। इस कमी की आपूर्ति नमक युक्त तरल द्रव से हो सकती है। ठीक, ये हो गया। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH की कमी से एडिसन रोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि एडिसन रोग किसकी कमी से होता है? तो ACTH, जैसे कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है, जिसमें शरीर से सोडियम की अच्छी मात्रा जो है वह, अच्छी खासी मात्रा जो है वह सोडियम की निकल जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अधिक मात्रा में नमक खाने की इच्छा होती है। तो किसकी कमी से एडिसन रोग होता है? तो सोडियम की अधिक मात्रा जब हमारे शरीर से विसर्जित हो जाती है तो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की कमी हो जाती है और इसकी कमी से एडिसन रोग जो है वह हो जाता है। आगे देखते हैं, वमन एवं अतिसार के बार बार होने से भी शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। सोडियम की कमी भुखमरी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, यकृत का सिरोसिस तथा ओडिमा में विकसित होना। तो यकृत का सिरोसिस तथा ओडिमा में यकृत कब विकसित होता है? जब हमारे बॉडी में सोडियम की कमी होती है, तब हमारा यकृत सिरोसिस तथा ओडिमा में जो है वह विकसित हो जाता है। इसकी पूर्ति सभी रोगों की अवस्था में नमक से ही करवाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, सोडियम की कमी के प्रारंभिक लक्षणों में कमजोरी, चक्कर आना, जी मचलाना और आलस्य तथा ऐंठन जो है वह इसके लक्षण है। अब आगे देख लेते हैं, नमक में सोडियम की मात्रा सबसे ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा पाई जाती है? तो नमक में सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा पाई जाती है। लगभग कितना? तो लगभग 40% सोडियम की मात्रा जो है वह हमें नमक में मिलती है, जो कि सोडियम का सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, सोडियम का सबसे अच्छा सोर्स यानी सर्वोत्तम सोर्स क्या है? तो वह नमक है। कितना प्रतिशत नमक उसमें पाया, कितना प्रतिशत सोडियम पाया जाता है नमक में? तो 40% सोडियम जो है वह नमक में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थे मुख्य खनिज लवण। अब आगे के सेशन में हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे गौड़ खनिज लवणों के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।